हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी लास्ट Q&A किए हुए कुछ 5-6 महीने हो गए थे, तो सोचा एक Q&A कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल पूछे आप लोगों ने, कुछ मैंने आंसर करने की कोशिश करी है। बाकी के व्लॉग नहीं है, बस थोड़ी सी बातें आपसे, तो शुरू करते हैं। कोई एकांत से जगह ढूंढ रहा था यहाँ Q&A हो जाए, ये जगह ठीक लग रही है। और हाँ, दाढ़ी चली गई है, तो एक्चुअली मैं बार्बर शॉप पे गया था और वहाँ पे मैंने उससे बोला वो सेट कर देना दाढ़ी। और यहाँ पे इन्हें दाढ़ी वैसे विराट कोहली टाइप बनाने की ना स्टाइल बनानी आती नहीं है, तो मैंने उसको बोला तो भाई ने तो मेरी उल्टी सीधी कर दी थी। फिर मैंने घर आके उड़ाई दी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में दोबारा उतनी ग्रोथ हो जाएगी। तो अब Q&A शुरू करते हैं। पहला सवाल है आयुष अनुज की तरफ से। हाई स्कूल में मेरे परसेंटेज कितने थे? तो मेरे हाई स्कूल में 68.17 और 68.21 लिख रखे हैं यहाँ पे। तो मैं पढ़ाई में ऐसा नहीं था कि फाड़ था एकदम। और ये यूपी बोर्ड वाले हैं, ऐसा मत समझना CBSE बोर्ड वाले हैं। CBSE वाले बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं ना, लेकिन ये यूपी बोर्ड वाले हैं। तो मेरे आए थे वही 68 पॉइंट। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बेकार भी नहीं था। मतलब क्वार्टरली हाफ ईयरली फेल हो जाता था, एनुअल पास हो जाता था। ये हिसाब था मेरा। एनुअल में मेहनत करता था खाली। तो ये वो वाले नंबर है। एक बंदे का मैसेज आया था, विल यू गिव अप ऑन इंडियन सिटीजनशिप एंड डू यू गेट जापानीज नेशनलिटी आफ्टर मैरिंग अ जापानीज। तो भाई मेरी शादी की वीडियो पे भी एक्चुअली लोगों ने कमेंट किया था कि अब तो तेरे को PR मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जापान इतना फुद्दू कंट्री नहीं है। यहाँ पे आपको शादी करने के 3 साल बाद तक ना स्पाउस वीज़ा पे रहना पड़ता है। स्पाउस वीज़ा मतलब बीवी के नाम पे जो वीज़ा मिलता है या पति के नाम पे जो वीज़ा मिलेगा उसको स्पाउस वीज़ा बोलते हैं। आपको उस पर रहना होता है, उसके बाद ही आप PR अप्लाई कर सकते हो। बाकी रही बात पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट लेने का मेरा कोई प्लान नहीं है। नीला पासपोर्ट है, वही बढ़िया है अपना क्योंकि ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि पासपोर्ट लोग लेते हैं अपना बेस सिक्योर करने के लिए जापान में, कि आप जापान नेशनलिटी आ गई आपके पास तो आप कंट्री से बाहर नहीं निकाल सकते वो लोग। लेकिन मेरे को 10 साल यहाँ पे हो गए, तो मैं PR ले लूँगा और वो मेरे लिए इनफ है। पासपोर्ट लेने की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है PR पासपोर्ट लेने का, कि आपकी कंट्रीज़ ना सारी अनलॉक हो जाती हैं। वीडियो गेम की तरह ना सारे लेवल अनलॉक हो गए, क्योंकि जापान का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है यार। लेकिन वही अगर पासपोर्ट नहीं भी है तो भी यात्री डॉक्टर पंजाबी मंडर ने दुनिया हांट रखी है। बहुत सारे वर्ल्ड ट्रैवलर्स हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं बाकी कंट्रीज जाने में भी। और शादी करने से यहाँ पे PR VR नहीं मिल जाता। जापान के खुद के लॉज हैं, तो उसके हिसाब से वो PR देते हैं। पॉइंट सिस्टम होता है वैसे PR लेने का भी। एक आया था, आप कौन सी इंडस्ट्री में वर्क करते हो तो और क्या काम करते हो, हैप्पी मैरिड लाइफ। तो एक्चुअली बहुत लोगों शायद जो लोग नए चैनल से जुड़े हैं उनको मेरी जॉब नहीं पता है। शॉर्ट में बताऊँ तो मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ वीडियो गेम्स के लिए। तो मैं कैरेक्टर डिज़ाइन करता हूँ। एक्चुअली मैंने ना एक वीडियो बना रखी है, माई वर्क इन जापान। अगर आप वो वीडियो देखोगे मेरा पूरा पाइपलाइन क्लियर हो जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप पुरानी उस टाइम की मेरी 4-5 वीडियोस देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बाहर की कंट्रीज़ में कैसे जाना है, वीज़ा का क्या सीन रहता है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो आप उससे देखोगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। एक बंदे का मैसेज आया था, भाई यहाँ छपरी नहीं होते क्या? नहीं भाई, छपरी की कोई जात नहीं होती, छपरी के कोई गाँव नहीं होते। छपरी हर जगह मिल जाते हैं, यहाँ भी हैं। तो बोसुजुकु है ना, उनको मैं क्लोजेस्ट मान सकता हूँ छपरी के साथ। एक्चुअली उनकी एग्जॉस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रैफिक में ना इंजन ड्राइविंग करते हुए जाते हैं, यंग 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 इस तरह से ड्राइव करते हैं इंजन। वीडियो डालूंगा उनकी ना। क्या शोर मचा रखा है यार। अच्छा, एक बंदे का मैसेज आया था, डू यू हैव एनी अदर यूट्यूबर फ्रेंड लाइक राम जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। तो पवन के अलावा मैं जिन यूट्यूबर्स को जानता हूँ मतलब थोड़ी बहुत जो बात हुई है मेरी, और यात्री डॉक्टर और पंजाबी वंडर को तो देखा ही होगा आपने चैनल में। बाकी पवन है। अच्छा हाँ, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था ना, तब मेरे 20 से 30 हज़ार सब्सक्राइबर थे। तो एक बहुत बड़े यूट्यूबर का मेरे को मैसेज आया था, बॉन्ग गाय करके बंदा है। तो मुझे उसका कंटेंट नहीं पता, वो बंगाली यूट्यूबर है तो लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन उनका मुझे मैसेज आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो तब मुझे लगा था वो तेरी मतलब बड़ा यूट्यूबर, मतलब मैंने पहली बार इतना बड़ा यूट्यूबर देखा था, इसका मैसेज आया मुझे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि चलो अपना काम और लोग भी देख रहे हैं। बाकी मेरी मंकी मैजिक से बात हुई थी बीच में, कैमरे वाले भैया उनसे बात हुई थी। तो ये लोग तो मैं इनको लुकअप करता हूँ जब कंटेंट और स्टोरी टेलिंग सीखनी होती है। तो उनका मैसेज आता है तो बड़ा अच्छा लगा था। एक बंदे का मैसेज आया था, डू यू गेट बोर्ड वाइल ट्रैवलिंग, टेल अस अबाउट दैट। तो भाई मुझे सोलो ट्रैवलिंग में बिल्कुल बोर नहीं लगता। एक्चुअली मैं उल्टा सोलो ट्रैवलिंग प्रेफर करता हूँ। जैसे मैं हाइकिंग या कैंपिंग पे गया हूँ तो अब मुझे 5:30 बजे पहाड़ चढ़ना है, तो वो मैं आराम से कर सकता हूँ। अगर दोस्तों के साथ होगा तो उनके हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो गलत नहीं है, क्योंकि तुम 10 लोग के साथ ट्रैवल करने आ रहे हो तो तुम्हें 10 लोग का सोचना पड़ेगा। तो मेरा ये टेक है। अब बाकी बोरियत की बात रही तो मुझे बिल्कुल बोर नहीं लगता। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप बोर हो रहे हो ना अकेले में, तो आपके पास हॉबी क्रिएट करो एक अपनी। अगर आपका हॉबी होगी ना तो कभी भी टाइम आपको अकेलापन नहीं लगेगा। और हॉबी में अगर बोलूँ तो 3 तरह में डिवाइड करता हूँ।
एक होता है तुम कंज्यूम करके प्लेजर फील करते हो, जैसे मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, मुझे मूवी देखना पसंद है। दूसरा एक कैटेगरी आती है जिसमें तुम म्यूज़िक बनाना पसंद है या तुम वीडियो मेकिंग के बारे में सीख रहे हो। और तीसरा होता है कि वो हॉबी तुम्हें का पैसा देने लगती है, तुम्हें खुद ही रियलाइज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं खुद की बोलूँ तो मेरी 4-5 हॉबी हैं। हाइकिंग है, साइकिलिंग है, अब राइडिंग है, फोटोग्राफी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब पहले मैं वीडियोस देखता था, वो हो गई कि मैं खाली टाइम में वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता था। सेकंड में कि मैंने उनको सीखना शुरू किया, स्टोरी टेलिंग क्या होती है और वीडियोस के फॉर्मेट क्या होते हैं, स्लो मोशन, एफपीएस वगैरह, बोके, लेंस फिल्टर, सारी चीज़ें सीखना शुरू करी। अब धीरे धीरे ये चीज़ मुझे पैसा देने लगी है, मतलब भले ही बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब मुझे ट्राइपॉड लेना है या मुझे लेंस देखना है तो मुझे अपनी सैलरी में से नहीं उठाना पड़ता। तो हॉबी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेलेपन में बोर हो रहे हो ना, तो एक हॉबी जनरेट कर लो और धीरे धीरे वो हॉबी तुम्हें का पैसा देने लग जाएगी। और लोगों के साथ तो होता है कि वो हॉबी उनकी फुल टाइम जॉब बन जाती है। जैसे ड्राइंग बोलूँ, मैं ड्राइंग मेरी बचपन में हॉबी थी, अब मेरी ड्राइंग से रिलेटेड ही मेरी जॉब लग गई है, तो मुझे अब ऐसा दर्द नहीं होता जॉब जाने में और मुझे अच्छा भी लगता है। तो हॉबी अगर आपके पास होगी ना तो अकेलापन कभी बोर नहीं लगेगा आपको। एक आया था, वाई आर्ट यू बाइंग अ हाउस इन जापान ऑल्सो, वाई डोंट यू टेक योर डॉग ऑन द स्मॉल ट्रिप्स विद यू। तो घर लेने का मेरा प्लान है एक्चुअली, वो चेकलिस्ट में है मेरे, मैं भी शायद ले भी लूँ। एक्चुअली जापान में घर लेना आसान है। आसान मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा वो पड़ता है ना इंटरेस्ट, 0.3 से 0.5% पड़ता है। इंडिया में शायद 6-7% है बैंक से अगर लोगे तो लोन, और यहाँ पे ज़ीरो कैश पे लोन मिल जाता है अगर आपके पास पीआर है। और अगर पासपोर्ट है तो भी सेम चीज़ है, लेकिन अगर आप पे पीआर नहीं है तो आपको 1/3 शायद पे करना पड़ता है। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करता है और उसके बाद आप बाकी अमाउंट का लोन करा लो। बाकी अगर पीआर है तो आपको ज़ीरो पैसा देना है और जो आप रेंट पे कर रहे होगे वही आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो यहाँ बहुत लोग ऐसा करते हैं। लोग यहाँ काफ़ी लोग ने ले रखा है। मेरे दोस्त ने, एक अभिषेक नहीं है जो मेरे ब्लॉग में आता है, उसने भी ले रखा है, अभी 6-7 महीने हुए उसे लिए हुए। और अगर कंट्री साइड में घर लेते हो तो बहुत सस्ते हैं, सिटी में लोगे तो बहुत महंगे हैं। बाकी अभी चेकलिस्ट में है, देखते हैं, लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है, हु इज दैट गर्ल, इज शी अ फ्रेंड और गर्लफ्रेंड? What do you think? भाई बीवी है। Baby. बीवी इज वाइफ, Baby, yeah. अर्धांगिनी, धर्मपत्नी, मान जा। एक क्वेश्चन और आता है जापान को लेके कि वहाँ पे रिलेशनशिप में चीटिंग करना नॉर्मल है क्या? सो डू यू थिंक इन जापान चीटिंग इज नॉर्मल? It's really normal and it's really common and all the husband do and wife knows but they don't confront them. They act like they don't know anything but they all know. And in Japan people like prostitution is not considered as cheating, right? Prostitution is strip clubs. No. तो जापान में प्रोस्टिट्यूशन को भी, जैसे प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्या घर, तो वहाँ पे उसको चीटिंग नहीं मानी जाती जापान में। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वहाँ पे आप पैसे देके जा रहे हो, मतलब तुम्हारा कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं है, तो एक तरह से तुम चीट नहीं कर रहे हो, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जापान में ऐसा मानना है, बहुत लोग का ऐसा मानना है। डू यू थिंक प्रोस्टिट्यूशन इज चीटिंग? No, it's not cheating. So I can go today? Yeah, of course. Oh, one question is what breed is your dog? It's very cute. Really? कब आ जाता है? तो ये ब्रीड है बॉस्टन टीरियर और ये टीरियर और बुलडॉग का मिक्स है। तो इसके फीचर्स बुलडॉग जैसे हैं लेकिन बहुत काम है, बिल्कुल नहीं भौंकता। इट डजंट बार्क सेंसन। हाँ, बहुत शैतान है यार ये, तब से ना पत्ती खा रहा है ये। ओह टीना, दिस कमेंट, you won at life, what a beautiful girl you have. Oh, thank you. No, he's talking about Willy. अच्छा, एक भाई का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू लिव एवरी डे दैट यू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन अवे फ्रॉम होमलैंड, कैन यू शेयर हाउ डू यू मैनेज टू स्माइल डिस्पाइट नॉट टू ओवरथिंक? तो हाँ यार, प्रॉब्लम तो होती है, मतलब घर से दूर रह रहे हो, कैसे बताऊँ। अगर दोस्त हो ना अच्छे, भले 4 ही 5 हो, तो मैनेज हो जाता है घर से दूर भी जगह। ये मैं एक और वीडियो में बोल चुका हूँ। एक फ्रेंड सर्किल ऐसा बनाओ कि जिनसे ना चीज़ें शेयर करो, या फिर अगर जैसे घर की होम सिकनेस हो रही हो तो उनके घर चले जाओ। वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। घर से दूर तो ऑफकोर्स सबको प्रॉब्लम होती है, रक्षाबंधन, भैया दूज, दिवाली, होली, ये सब जब तुम इंस्टाग्राम पे लोगों की स्टोरीज़ देखते हो तो बुरा तो लगता है यार कि इस टाइम पे मैं घर ही होता। तो उस टाइम पे वही है कि दोस्त काम आते हैं, दोस्तों के यहाँ चले जाओ। मम्मी के हाथ की क्रेविंग हो रही हो तो घर के यहाँ खुद बनाने नहीं आता हो तो दोस्तों के यहाँ खा लो, वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी लोगों को लगता है कि जापान से बाहर आके ना, मतलब लोग बहुत मौज में जी रहे हैं, स्टारबक्स और ये सारी चीज़ें, जॉर्डन खरीद रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसे मौज में कोई रह नहीं रहा है। स्टारबक्स में भले ही लोग कॉफ़ी पी रहे हो, लेकिन घर जाके वो चाय की छन्नी छान रहे होते हैं।
तो एक वो भी है कि दिखावे की ज़िंदगी अलग होती है और रियल लाइफ अलग होती है। भले ही कोई इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाल रहा हो कि मैं स्टारबक जॉर्डन पहन रहा हूँ, वो शायद यहाँ पे उन्होंने थ्रिफ्ट स्टोर से ख़रीदी हो, और या फिर स्टारबक्स का एक ही कप वो 4 बार स्टोरी डाल रहे हो 4 दिन अलग अलग। तो जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वैसा होता नहीं है। बाकी घर से दूर तो दोस्ती काम आते हैं। एक बंदे का मैसेज आया था कि क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा है, बियर बाइसेप्स क्वेश्चन। वो तो मीम बनी है ना। बाय द वे मेरा क्वेश्चन है कि जापान में आपके साथ कोई हॉन्टेड इंसिडेंट हुआ है तो शेयर करना। मैं एक्चुअली बहुत लोगों को शायद पता नहीं, नए जो व्यूवर्स होंगे उनको नहीं पता होगा, मैं ओसाका से ना टोक्यो गया था साइकिल पे, कुछ 500-600 किलोमीटर था। तो मुझे 5 या 6 दिन लगे थे। तो मैं रोड बाइक उठाई मैंने और उसी से मैं चला गया था। तो उसमें क्या हुआ था ना कि मैं भटक गया था, जीपीएस मेरे पास था नहीं, और मैं भटक गया था। और एक जगह पे मैं पहुंचा और वहाँ एक भी बंदा नहीं आया 1 घंटे से ना, और रोड भी ख़त्म सी लग रही थी। फिर मैंने अपना गोप्रो ऑन किया और रिकॉर्ड किया। मैं अजय पांडे, जिसको भी गोप्रो मिलता है वो मैं यहाँ से हूँ, मैं इंडिया से हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा घर ही है। और मैंने वो रिकॉर्ड किया और मैं चलता रहा कुछ आधा घंटा और चलाऊँगा साइकिल से। और भाई मुझे एक घर दिखा जिसमें लाइट जल रही थी। हाँ, मेरा ऐसा लगा कि चलो भाई तुम शहर के पास आ गए हो। फिर मैं एक शहर पहुंच गया था, वहाँ से मैंने गूगल मैप खोला तो मुझे रास्ता मिल गया था। वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड एक्सपीरियंस था। मैंने आज तक किया नहीं है ऐसा एंड वाला मैसेज रिकॉर्ड करने का। तो उस टाइम पे हुआ था, मैंने किसी को नहीं बताया। और बाकी ऐसा अबेंडन जगह पे जाता हूँ तो अबेंडन जगह मुझे डरावनी नहीं लगती, उल्टा मुझे सैड सी फीलिंग ज़्यादा देती है कि यहाँ पे रहते थे, इन लोगों ने घर लिया होगा बड़े पैसे खर्च करके, लोन पे लिया होगा और गाड़ी खरीदी इन्होंने, और उसके बाद अब ये घर छोड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ हॉन्टेड सा नहीं लगता। और कब्रिस्तान जब जाता हूँ तो मुझे हॉन्टेड सा नहीं लगता, क्योंकि कई लोग स्केरी व्लॉग्स बनाते हैं वहाँ पे। तो कब्रिस्तान में जाके भी मुझे हॉन्टेड नहीं लगा कभी। मुझे वो लगता है कि यहाँ किसी के पापा मम्मी, किसी के दादा दादी दफन होंगे, तो वो फीलिंग आती है, ऐसे हॉन्टेड सा नहीं लगा। एक बंदे को और मैसेज आया था, इज जापान इज़ गुड फॉर जॉब्स और नॉट, बिकॉज मैनी पीपल से दैट जापान वर्क कल्चर वेरी टॉक्सिक। तो यार ना, कंपनी पे डिपेंड करता है। मेरी जॉब में तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। और टीना की जॉब है, वो तो जैपनीज़ कंपनी में जॉब कर चुकी है और अभी भी कर रही है। उसकी भी वर्क कल्चर ऐसा टॉक्सिक नहीं है। फिक्स आवर्स हैं 9 से 6:30 6 तक, और 1 घंटा लंच होता है। बहुत सारी ब्लैक कंपनीज़ हैं जहाँ ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम का पे भी नहीं करते हैं, और तुम्हारी मेडिकल चेकअप वगैरह की भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो मेरी कंपनी में ऐसा नहीं है। और अगर बड़ी कंपनी में जाओगे तो ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। अगर छोटी कंपनी जाओगे जो अभी शुरू हुई हैं या 20-30 एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और बाकी मेरे साथ तो नहीं, मेरे 1-2 दोस्तों के साथ थोड़ा हुआ था टॉक्सिक वर्क कल्चर वगैरह, लेकिन मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वही है, थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड चेक करके आओ तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है यहाँ पे। तो जी, यहाँ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। सारे सवालों का जवाब तो मैं नहीं दे पाया, लेकिन जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।